हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2, जो कि होगा हमारा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो इससे पहले हम क्या पढ़े थे? एरर एनालिसिस करे थे, जिसमें हमने सारे चीजें कवर कर ली थे, सारे टॉपिक्स हमने डिटेल डिस्कशन किया था, ठीक है। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स से लेकर लिमिटिंग एरर, गारंटीड एक्यूरेसी एरर, सारा चीज हमने कवर कर लिया था, करेक्ट। अब हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक जो होगा इस चैप्टर 2 का पहला टॉपिक होने वाला है बेसिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपको पहला चैप्टर का तो पूरा आइडिया हो गया होगा, उसके सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, सारा थ्योरी पता होगा आपको। आप अपने टेस्ट सीरीज या फिर अपने क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करके पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब क्योंकि मैं एक्यूरेसी, सेंसिटिविटी, ये सब वर्ड्स को बहुत फ्रीक्वेंट यूज करूंगा इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, तो आपको वो सब चीज पहले से पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करने के लिए मैं पहले बेसिक्स की बात करूंगा। बेसिक्स मतलब कि क्या? बेसिक्स मतलब कि जैसे देखो, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो क्या चीज मेजर करता है। पहली बात तो ये, तो आपको सिंपल सा बेसिक नॉलेज होगा इसमें कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या क्या चीज मेजर करता है। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करता है, करेक्ट। तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है? करंट को मेजर करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है। एनर्जी को मेजर कर सकते हैं, पावर को मेजर कर सकते हैं, इवन पावर फैक्टर को भी मेजर कर सकते हैं। तो मैंने क्या क्या एग्जांपल दिया? करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी और पावर फैक्टर। तो ये कुछ एग्जांपल है क्वांटिटीज के जो हम मेजर कर सकते हैं। किससे मेजर करेंगे? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे। अब क्योंकि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बेसिक में मैं पहले क्या डिस्कस करूंगा कि कितने टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आपको पहले ये समझ में आ गया कि हम क्वांटिटी क्या क्या मेजर कर सकते हैं। अब मैं ये डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के। तो अगर मैं यहां पे लिखूं टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं पहले ये देखते हैं। राइट, ठीक है। तो कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट टाइप होता है हमारा प्राइमरी, या तो फिर इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। प्राइमरी या एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फर्स्ट टाइप, ठीक है। पहला टाइप है प्राइमरी, या तो फिर उसको एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स भी बोलते हैं कई जगह। सेकंड टाइप है हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, ठीक है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स है, ये फर्दर 3 टाइप में डिवाइडेड है। ये फर्दर 3 टाइप में डिवाइडेड है। क्या क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है, पहला लिख देता हूं मैं यहां पे, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, और थर्ड रहेगा हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो ये हमारे 3 टाइप हो गए सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स के। तो ये हमारा किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को मैं इन क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर सकता हूं, जिसको मैं बोल रहा हूं कि 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरे होते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। अब जो ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये फर्दर 3 टाइप में डिवाइडेड है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो देखो, जनरली जब भी मैं बात करता हूं इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, तो वो जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, वो हमारे एनालॉग मीटर्स होते हैं। एनालॉग मीटर्स मतलब कि क्या? जिसमें स्केल और पॉइंटर होता है, स्केल और पॉइंटर। क्योंकि वैसे ही अब हमारे क्या आने लग गए हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स भी आने लग गए हैं। और डिजिटल में क्या होता है कि अब डायरेक्टली डिजिटल डिस्प्ले होता है, तो उस केस में वो अलग इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। यहां पे जो मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं वो जनरली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए है, जहां पे हम स्केल और पॉइंटर होते हैं। जैसे कि हम अपने लैब एक्सपेरिमेंट्स में या फिर कॉलेज के जहां पे हम लैब जाते थे, वहां पे आप वोल्ट मीटर, एम मीटर, वो सब देखते होंगे, वो आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स में हो गया। वहीं पे आप देखते होंगे कि मल्टीमीटर का भी आप यूज करते होंगे, तो वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाएगा, करेक्ट। तो ये क्लासिफिकेशन था। अब मैं क्या करता हूं, एक एक पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करता हूं कि क्या क्या किसका क्या मतलब है। तो अगर मैं पहला डिस्कस कर रहा हूं यहां पे, फर्स्ट
देखो फर्स्ट क्लासिफिकेशन प्राइमरी और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब ये प्राइमरी और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या है? प्राइमरी या तो फिर क्या एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। तो ये पहला टाइप होता क्या है इंस्ट्रूमेंट्स का, देखते हैं। तो देखो प्राइमरी या एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो किसी भी क्वांटिटी को डायरेक्ट मेजर नहीं करते। मतलब कि क्या, जैसे कि अगर आप एमीटर से करंट को मेजर कर रहे हो तो आपको एमीटर क्या देगा, डायरेक्ट करंट की वैल्यू दे देगा। पर ये जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ये डायरेक्ट आपको करंट की वैल्यू नहीं देंगे, 5 एम्पियर 10 एम्पियर ऐसे नहीं बताएंगे। इन लोग इनडायरेक्टली बताते हैं। इनडायरेक्टली कैसे कि एग्जांपल के तौर में जो हमारा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है वो करंट को मेजर करता है, पर आपको आंसर किसमें देगा, रेडियस, नंबर ऑफ टर्न्स और डिफ्लेक्शन ऑफ टेंजेंट एंगल, टेंजेंट ऑफ डिफ्लेक्टिंग एंगल, ये सब के टर्म्स में। मतलब कि क्या, उस मीटर के मीटर कांस्टेंट्स के टर्म में आपको आंसर देगा। अब उस मीटर कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल के आप करंट की वैल्यू निकालोगे। तो समझ में आई बात। ये जो प्राइमरी या एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपको डायरेक्ट रीडिंग्स नहीं देते हैं बल्कि इनडायरेक्ट रीडिंग्स देते हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर कांस्टेंट्स। जो मीटर के कांस्टेंट्स होते हैं, जैसे कि क्या, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स, उसके रेडियस या तो फिर टेंजेंट ऑफ डिफ्लेक्टिंग एंगल, मतलब उसके मीटर के कांस्टेंट्स के टर्म्स में आपको वैल्यू मेजर करके देते हैं, मेजर्ड क्वांटिटी की, राइट। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये काफी एक्यूरेट होते हैं, इसलिए ये रिसर्च लेबोरेटरीज में भी यूज किए जाते हैं, राइट। तो यहां पे मैं लिखता हूं प्राइमरी और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स गिव indirect readings in terms of direct readings in terms of meter constant या फिर constants of instrument। indirect readings, और इसको और अच्छे से लिखता हूँ, indirect readings of measured quantity indirect readings of measured quantity in terms of measuring in terms of instrument constant ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इट गिव indirect readings of measured quantity in terms of instrument constants, right? Second point, they are highly accurate so they are used in laboratories, used in research laboratories। ठीक है। और थर्ड में एग्जांपल देता हूं इसका मैं। थर्ड है हमारा एग्जांपल इस प्राइमरी और ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स का, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। इसमें आप इसका एग्जांपल के तौर पे मैं एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो कि इट मेजर्स करंट in terms of अपना टेंजेंट ऑफ डिफ्लेक्टिंग एंगल, टेंजेंट ऑफ डिफ्लेक्टिंग एंगल, रेडियस एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है। तो ये आपकी एक्यूरेट मीटर्स होते हैं। बस ये क्या करते हैं, डायरेक्ट रीडिंग्स नहीं बताते आपको, मीटर के कांस्टेंट्स के टर्म में या फिर इंस्ट्रूमेंट के कांस्टेंट के टर्म्स में, जैसे कि यहां पे रेडियस, नंबर ऑफ टर्न्स, टेंजेंट, इन सब के टर्म्स में आपको
करंट की वैल्यू या कोई भी क्वांटिटी की वैल्यू देंगे। करेक्ट। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया प्राइमरी या एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स। सेकेंड टाइप में चलते हैं हम, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या होते हैं? ठीक है, सेकेंड यहां पर लिखता हूं मैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स यहीं पे लिख दूं क्या? चलो, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप समझ गए होंगे कि हमने पहले डिस्कस किया कि क्या क्या क्वांटिटीज हम मेजर करते हैं, जिसमें हम वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, ये सब चीज को हम, और पावर फैक्टर, ये सब चीज को हम मेजरिंग क्वांटिटीज होती है हमारी, ये सब चीज को हम मेजर करेंगे। किसके हेल्प से मेजर करेंगे? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के टर्म्स में हेल्प से मेजर करेंगे। और ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये अब हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट डिस्कशन कर लिया प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स का। अब मैं करने वाला हूं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कशन। ठीक है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये क्या होता है? इट गिव्स डायरेक्ट रीडिंग्स, it gives direct readings of the measured quantity फिर सेकेंड पॉइंट, it is generally / most used instruments which gives readings on a calibrated scale. राइट। तो देखो, जैसे कि इनडायरेक्टली मेजर करता था हमारा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं? डायरेक्ट रीडिंग्स देता है। जैसे कि एग्जांपल एम मीटर, वोल्ट मीटर, यहां पे एग्जांपल लिख भी देता हूं मैं। एग्जांपल पे एम मीटर हमारा, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये जो आपका डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स है, ये आपको डायरेक्ट रीडिंग्स देंगे। मतलब कि कोई भी क्वांटिटी को आप मेजर करने के लिए इसमें से पास करोगे तो आपको एग्जैक्ट रीडिंग बता देगा, देखो भाई इसकी ये वैल्यू है। बल्कि ये क्या करेगा? ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा, ये आपको कुछ आपके मीटर कांस्टेंट्स के टर्म में रिप्लाई देगा और ये डायरेक्ट वैल्यू दे देगा। और इसीलिए ये जनरली ये मोस्ट यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स होता है। हम अपने एक्सपेरिमेंट लैब्स में भी इसको देखते हैं। और which gives readings on a calibrated scale. Calibrated scale का मतलब कि क्या? जो स्केल, जो पॉइंटर और स्केल के हेल्प से ये हमेशा रीडिंग देता है। कैलिब्रेटेड स्केल मतलब कि क्या? ये जो आपका कैलिब्रेटेड, इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। ठीक है, बकायदा एक एक रीडिंग्स लेके। तो यहाँ पे 1 2 ये कर सकते हैं हम, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 3 और फिर 4 and 5 so on। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ कैलिब्रेटेड स्केल के विद द हेल्प ऑफ कैलिब्रेटेड स्केल ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स आपका रीडिंग्स देता है। तो ये हमको डिफरेंस समझ में आ गया कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। अब मैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स के फर्दर 3 क्लासिफिकेशन को डिस्कस करूं तो वो क्या क्या थे हमारे? फर्स्ट था हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। पहला था हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखो, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो, जैसे कि नाम है इंडिकेट, क्या कर रहा है ये इंस्ट्रूमेंट? इंडिकेट कर रहा है। तो ये इंस्ट्रूमेंट, एक तो पहली बात तो ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट मतलब कि क्या? ये आपको डायरेक्ट रीडिंग दे रहा है। मतलब कि कोई मीटर कांस्टेंट के टर्म में रीडिंग नहीं देगा, कोई मीटर कांस्टेंट के टर्म्स में रीडिंग नहीं देगा। ये आपको डायरेक्ट वैल्यू बताएगा कि क्या क्वांटिटी मेजर हो रही है, उसकी वैल्यू बताएगा। तो पहली बात ये कि ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट था। दूसरी बात ये, क्योंकि इसका नाम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है तो हम खुद ही समझ सकते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम खुद ही समझ सकते हैं कि ये क्या करता है? उसकी वैल्यू को इंडिकेट करता है। मतलब कि क्या? इंस्टेंटेनियस, अभी जो वैल्यू पास की जाए इस इंस्ट्रूमेंट में उसकी अभी के अभी वैल्यू बताएगा। तो ये हमेशा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी आपका बताता है, राइट। तो इट गिव्स द
इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो मतलब कि क्या, अगर आप पहले 5 एम्पियर पास किए तो आपको 5 एम्पियर बताएगा, उसके बाद अगर आप 10 एम्पियर पास किए तो आपको 10 एम्पियर बताएगा, और ये नहीं पता चलेगा आपको कि पहले आप 5 एम्पियर से मेजर कर सके हो या फिर कुछ और वैल्यू पास किए हो, पास्ट रीडिंग्स या फ्यूचर रीडिंग्स उसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। ये सिर्फ अभी जो रीडिंग्स आप पास कर रहे हो ट्रू वैल्यू उसके आसपास आपको ये रीडिंग बता देगा। तो हमेशा ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी आपका ये बताता है। अब दूसरी बात ये कि जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी तो बता रहा है, पर साथ ही किसके हेल्प से बता रहा है, ये बता रहा है आपको पॉइंटर और स्केल के हेल्प से बता रहा है। विद द हेल्प ऑफ, यहां पे लिखता हूं मैं, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर एंड स्केल। ठीक है, पॉइंटर एंड स्केल। तो पॉइंटर और स्केल की हेल्प से, कैलिब्रेटेड स्केल का एग्जांपल मैंने दिया, और उसी पॉइंटर के हेल्प से ये आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी बताता है। सेकंड टाइप क्या था हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स का? सेकंड टाइप था आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या किया, अभी के अभी जो वैल्यू पास हुई उसी की वैल्यू बता रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। पर ये जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, ये क्या करता है, ये आपका जैसे कि आपका ये पॉइंटर और स्केल से मेजर किया, पहली बात तो ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। पर ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, ये आपका पॉइंटर और स्केल यूज नहीं करता, ये आपका इंक पेन और क्या शीट पेपर या ग्राफ पेपर के हेल्प से आपको मेजर करके बताता है। और इसमें क्या है कि अभी तक जो भी वैल्यू पास हो रही थी उसको भी आपको दिखाता है। मतलब कि क्या, कभी कभार आपने YouTube वीडियोस में देखा होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट होते रहता है। जब भी सेलिब्रिटीज का लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है कुछ गेम्स की तरह में, तो उनके हाथ और यहाँ चेस्ट वेस्ट में पूरा एक मशीन कनेक्टेड रहता है, और वहां पे जब भी उन लोग कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनकी हार्ट रेट अगर बढ़ती है या फिर उन कभी झूठ बोलते हैं तो एक मशीन जाती रहती है इस टाइप की, आपने देखा होगा, जो ऐसे ऐसे करके जाती रहती है, ऐसे करके। कभी उन्होंने झूठ बोला या कुछ किया तो ऐसे ये होता है आगे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, कुछ ऐसे पैटर्न ड्रॉ करते रहती है, राइट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। वैसे ही आप ऐसे देख के ये भी याद कर सकते हो कि कभी भी हम किसी पेशेंट को जब हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं तो उसका हार्ट रेट को भी काउंट करने का डिस्प्ले होता रहता है, तो वो भी क्या रिकॉर्ड कर रहा है कि अभी देखो आपका हार्ट रेट ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। ठीक है, पूरा टाइम वो आपका रिकॉर्ड करते जा रहा है वो आपका हार्ट रेट को, राइट। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, वो आपको तुरंत बता रहा है कि देखो भाई ये वैल्यू था, पर ये पूरा रिकॉर्ड कर रहा है आपको। और ये किसके हेल्प से रिकॉर्ड करता है, ये रिकॉर्ड करता है विद द हेल्प ऑफ इंक पेन एंड ग्राफ पेपर। तो जनरली आप लाई डिटेक्टर टेस्ट का एग्जांपल ले सकते हो, या तो फिर हार्ट रेट का काउंट एग्जांपल ले सकते हो, या तो फिर यहां पे ले सकते हो पोटेंशियोमीटर रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पोटेंशियोमीटर रिकॉर्डर, उसका भी एग्जांपल आप ले सकते हो। तो यहां पे मैं लिखता हूं, इट रिकॉर्ड्स the measured value with the help of ink, light ink pen and graph paper, ग्राफ और शीट पेपर, ग्राफ पेपर और शीट। ठीक है, ये तो ये था आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें एग्जांपल ले देता हूं मैं। ठीक है, तो ये हमारा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, राइट। तो देखो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट पॉइंटर और स्केल की हेल्प किया, और ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या किया, ये लाइट इंक पेन और ग्राफ पेपर या शीट की हेल्प से रिकॉर्ड कर रहा है मेजर्ड वैल्यू को इंस्टेड ऑफ पॉइंटर एंड स्केल। तो पॉइंटर और स्केल में रीडिंग्स की बताएगा ये आपको ग्राफ पेपर या शीट के में आपका और पेन की हेल्प से आपको रिकॉर्ड करके बताएगा अभी मेजर्ड क्वांटिटी का क्या क्या वैल्यू चल रहा है, राइट।
तो ये बस आपको वैल्यूज को इंडिकेट कर रहा है, पर पूरे पास्ट से लेके अभी तक जितना पास्ट से लेके प्रेजेंट तक आपका जो भी वैल्यू आ रहा है वो आपको दिख जाएगा कि देखो यहाँ पे ये वैल्यू आया था, यहाँ पे ये वैल्यू आया था, वैसे करके पूरा प्लॉट करते जाएगा आपका। ठीक है, अब इसी के बाद थर्ड हम लोग का केस था हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स का। थर्ड टाइप क्या था? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। थर्ड था हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। और थर्ड टाइप का इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का बेस्ट एग्जांपल, तो वो क्या हो सकता है? एनर्जी मीटर। ठीक है, जो हमारे घर के दीवारों में या बाहर में पावर कितना कंज्यूम हुआ या एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ वो कौन बताता है? एनर्जी मीटर बताता है। तो वो एनर्जी मीटर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो देखो ये क्या करता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये आपका अभी तक जो भी वैल्यूज आते जा रही थी वो सबको ऐड करते जाता है। राइट, मतलब कि अगर अभी ये कुछ वैल्यू मेजर किया तो ये वैल्यू को वो पास्ट वैल्यू के साथ ऐड कर देगा, और उसके बाद अब ये प्रेजेंट वैल्यू भी कुछ टाइम बाद पास्ट हो जाएगी, तो उसके बाद फिर से कुछ क्वांटिटी को मेजर करेगा, उसके बाद इसको भी ऐड करते जाएगा। राइट, तो ये पूरा इंटीग्रेट करते आ रहा है। इंटीग्रेट मतलब होता क्या? इंटीग्रेट करना मतलब एडिशन करते आ रहा है। जैसे कि आपका एनर्जी मीटर जो आपके घर के बाहर लगे रहता है, जिसमें आपको बिजली का बिल जहां से पता चलता है हमको, वो कहां से पता चलता है कि आपने कितना कंज्यूम किया एनर्जी इस मंथ में। तो उस मंथ में आपका डेली दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा था, दिन में भी सुबह कितना हुआ, शाम को कितना हुआ, दोपहर को कितना हुआ, वो सबको ऐड किया गया तो पता चला कि दिन में इतना हो रहा है। फिर हर दिन कितना होते जा रहा था, फिर वीक में कितना हुआ, फिर मंथ में कितना हुआ। ऐसे किससे पता चलता है? वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है, क्योंकि ये क्या करता है? पूरे सारे पास्ट वैल्यूज को और प्रेजेंट वैल्यूज को अभी ऐड करते आता है। और जब भी आप उसका देखोगे मीटर कि कहां पे है, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा अभी से लेके उस महीने तक इसका ये वैल्यू चल रहा था। राइट, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कैसा? इट एड्स स्लैश इंटीग्रेट, एड्स ही लिख दो, इट एड्स द वैल्यू ऑफ present measured quantity with the past value and gives the cumulative sum of readings। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं हम? एग्जाम्पल के तौर में लिख सकते हैं एनर्जी मीटर। ठीक है, ये तो यहां पे हमारे बेसिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले डिस्कस किया मैंने कितने टाइप के क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं। तो क्या क्या क्वांटिटी को मेजर करते हैं? करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, पावर फैक्टर, ये क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं। किसके हेल्प से मेजर करते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से मेजर करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी या एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं जिनको, दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स हमें इनडायरेक्ट रीडिंग्स देता है। इनडायरेक्ट मतलब कि क्या? वो हमको मीटर कांस्टेंट्स के टर्म्स में रीडिंग्स देता है और वो काफी एक्यूरेट होता है, इसलिए वो लेबोरेटरीज में, रिसर्च लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट भाई तीन प्रकार के होते हैं, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और क्या हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमको डायरेक्ट रीडिंग्स देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैलिब्रेटेड स्केल। स्केल की हेल्प से आपको रीडिंग्स देते हैं। अब देखो इसमें जो पहला टाइप था इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ये आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू प्रोवाइड किया मेजर्ड क्वांटिटीज का विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर एंड स्केल। सेकेंड टाइप था रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, वो क्या किया? वो आपको रिकॉर्ड किया पूरे मेजर्ड वैल्यू को, कितना जो भी रिकॉर्डिंग चल रहा था आपका मेजर्ड वैल्यू का, वो सबको रिकॉर्ड करते गया विद द हेल्प ऑफ लाइट इंक पेन एंड ग्राफ पेपर या फिर शीट इंस्टेड ऑफ पॉइंटर एंड स्केल। इसका एग्जांपल क्या था? पोटेंशियोमीटर रिकॉर्डर। थर्ड था हमारा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, जो जिसका परफेक्ट एग्जांपल है हमारा एनर्जी मीटर, जिसमें हमको पूरे महीने का बिजली
अब कितना कंज्यूम हुआ उस घर से वो पूरा पता चलता है एनर्जी मीटर के हेल्प से। तो एनर्जी मीटर करता क्या है, वो क्या करता है प्रेजेंट वैल्यू को हर को ऐड करते आता है पास्ट वैल्यू के साथ और हमको कुमुलेटिव सम लास्ट में प्रोवाइड करवाता है, राइट। तो ये 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो हमको बेसिक आइडिया हो गया कितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, राइट। अब देखो ये वाला पार्ट कंप्लीट। अब मैं एक और चीज के बारे में बात करता हूं। यहां पे देखो मैंने अभी ये बोला कि पॉइंटर और स्केल के हेल्प से सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स आपको रीडिंग्स देता है, राइट। अब देखो पॉइंटर जो है कभी भी करंट पास करो, कभी भी करंट पास करो। चलो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। एग्जांपल के तौर पे एक बताता हूं। यहां पे सपोज करो ये आपका 0 से 15 एम्पियर का मैं एक एमीटर लेता हूं, एक एमीटर ले लिया, ठीक है। ये क्या है, रेंज ऑफ एमीटर। रेंज ऑफ एमीटर मतलब उसका लोएस्ट वैल्यू क्या दिखाएगा, वो 0 मेजर करेगा और हाईएस्ट वैल्यू या फुल स्केल वैल्यू क्या होगा उसका 15 एम्पियर होगा। एक 0 से 15 एम्पियर का एमीटर ले लिया मैं। अब मान लो कि मुझे इसमें से 10 एम्पियर मेजर करना है, मतलब कि क्या, इस 15 एम्पियर के हम एमीटर से मैं 10 एम्पियर को जब मैं मेजर करने जाऊंगा, मतलब कि इस मीटर के थ्रू मैं 10 एम्पियर को पास किया तो मेरे को ट्रू वैल्यू है 10 एम्पियर। और सपोज करो ये एकदम एक्यूरेट एमीटर है। एक्यूरेट मतलब कि क्या, एकदम एग्जैक्ट रीडिंग दे रहा है आपको। तो मेजर्ड वैल्यू भी 10 एम्पियर आ गई। पर इस 10 एम्पियर को डिफ्लेक्ट करके दिखाने में, क्योंकि हमारा जो क्या रहेगा यहां पे पॉइंटर रहेगा, ये क्या है, एक स्केल है, ये हो गया, ठीक है। ये तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 15 तक होना चाहिए था वैसे तो। चलो इसको 10 कर दूं क्या, मैं इसको 10 कर देता हूं। 10 एम्पियर का रेंज ले लेता हूं इधर में और इसको कर देता हूं मैं, इसको कर दिया जाए अपना 6 एम्पियर। चलो अब देखो, अब यहां पे अगर मैं पॉइंटर ले रहा हूं तो यहां पे सपोज 0 था पहले ये। अब यहां पे पहले आपका जो पॉइंटर होगा स्टार्टिंग में कहां पे होगा, स्टार्टिंग में आपका यहां पे 0 को पॉइंट करेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया स्केल, कैलिब्रेटेड स्केल, और क्या है, लीनियर स्केल दिख रहा है यहां पे मेरे को, और ये आपका हो जा रहा है पॉइंटर, ये हो जा रहा है पॉइंटर। अब देखो स्टार्टिंग में 0 पे था क्योंकि अभी कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। जैसे ही मुझे 6 एम्पियर को मेजर करना पड़ा इस 0 से 10 एम्पियर के एमीटर से, तो ये क्या करेगा, ये पॉइंटर जाएगा डिफ्लेक्ट होके, ऐसे ऐसे करके डिफ्लेक्ट होगा और यहां पे आके रुक जाएगा, ठीक है। ये 6 एम्पियर, तो ये ठीक है। तो पॉइंटर आपका कहां दिखाएगा, 6 एम्पियर को यहां पे दिखाएगा कि आपका ये 6 एम्पियर पे आ गया, ठीक है। तो 0 से 6 एम्पियर पे आके रुक जाएगा। 6 एम्पियर का करंट पास किया तो 0 से 6 एम्पियर पे आके रुका। अब इस पॉइंटर को 0 से स्टार्ट होकर 6 एम्पियर पे रुकने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म या टॉर्क या फोर्स इन्वॉल्व है। तो वो फोर्स क्या क्या है, देखो पहली बात तो ये क्या फोर्स है, फोर्स कौन सी ऐसी फोर्स है जो इस पॉइंटर को 0 से 6 तक लेके गई। पहले तो ये सोचना है कि ऐसी क्या फोर्स है जो इस पॉइंटर को 0 पे से लेकर यहां तक पहुंचाई। तो उस फोर्स का नाम होता है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या डिफ्लेक्टिंग फोर्स। तो ऐसी फोर्स जो आपके पॉइंटर को 0 से लेके मेजर्ड वैल्यू तक लेके जाए या फिर 0 से मोशन स्टार्ट भी करे, जो जिसके कारण आपका पॉइंटर मोशन कर भी रहा है, उसको मैं क्या बोलूंगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलूंगा। तो इसके कारण जो टॉर्क मतलब कि क्या, फोर्स, तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स के कारण या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण आपका पॉइंटर 0 से स्टार्ट हुआ मोशन करना, ठीक है। अब जैसे 0 से स्टार्ट किया तो फिर अब ऐसी कौन सी फोर्स है भाई जो उसको इस जगह पे लाके रोक दे रही है, ऐसी कौन सी फोर्स है जो पॉइंटर को इस जगह पे लाके रोक दे रही है। चलो ये तो समझ में आ गया कि 0 से स्टार्ट हुआ, पर वो यहां तक भी तो जा सकता था। 0 से स्टार्ट हुआ तो फोर्स अगर मैं धक्का दे दूंगा तो उसको तो यहां तक आ जाना चाहिए था, पूरा 10 एम्पियर तक आ जाना चाहिए था। पर ऐसा कुछ तो फोर्स होगा जो इसको यहीं पे लाके रोक रहा है, यहां पे लाके रोक रहा है। तो उस फोर्स का नाम है हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। तो उस फोर्स का
नाम है कंट्रोलिंग टॉर्क, जो हमारे पॉइंटर को रिक्वायर्ड फाइनल वैल्यू पे आके रोक रहा है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण 0 से स्टार्ट हुआ, कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण आपका पॉइंटर रुक गया, ठीक है, फाइनल वैल्यू पे। अब क्योंकि सपोज करो ये पॉइंटर है, मान लो यहां पे ये पॉइंटर है, तो अब ये पॉइंटर क्या हुआ, इधर से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा, 0 से स्टार्ट हुआ, इधर से कंट्रोलिंग टॉर्क लगा, तो अब ये जाके 6 एम्पियर पे रुक गया है। पर 6 एम्पियर पे रुकने के बाद में क्योंकि दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, तो ये थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा, ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करेगा, ये यहां पे वाइब्रेट करेगा ऐसे से, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करेगा। पर हमको तो स्टेडी स्टेट वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर स्टेडी स्टेट वैल्यू ना मिले हमको, या ऐसे वाइब्रेट होते रहे आपका पॉइंटर, तो हो सकता है कि आप यहां पे क्या लिख दो, 5.8 एम्पियर लिख दो, या तो फिर 6.2 एम्पियर, 6.1 एम्पियर ऐसे लिख दो। आप एग्जैक्ट 6 एम्पियर नहीं पहचान पाओगे, उसके कारण आपका एरर आ जाएगा। तो ये जो पॉइंटर वाइब्रेट कर रहा है, भले ही रुक तो गया है, यहां से आके यहां चला गया, यहां पे आके रुक गया, तो यहां पे रुक तो गया पर वाइब्रेट करा। अब इस वाइब्रेशन को हटाने के लिए मुझे किस फोर्स की जरूरत पड़ेगा, उसको बोलेंगे हम डैम्पिंग फोर्स या डैम्पिंग टॉर्क। तो यहां पे आपको मैं 3 टाइप के फोर्सेस के बारे में पहले ही इंट्रोडक्शन दे दिया कि जिसके कारण पॉइंटर आपका 0 से स्टार्ट हुआ मूव करना, क्या था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जहां पे फाइनल वैल्यू पे आके रुक गया, कंट्रोलिंग टॉर्क, जिसके कारण अब रुक तो गया, अब फिर भी वाइब्रेट कर रहा है क्योंकि दोनों फोर्स एक तरफ लग गए हैं, पर एकदम कांस्टेंट चाहिए हमको पॉइंटर, ताकि हमको रीडिंग अच्छे से मिल सके, एरर कम हो। तो उसके लिए हमारा डैम्पिंग टॉर्क आता है, जो वाइब्रेशन को हटाता है और एकदम फिक्स्ड वैल्यू आपका पॉइंटर यहां पे लाके रोक देता है। मतलब रुक तो गया है पर उसका फिक्स्ड कर देता है, उसको वाइब्रेशन को हटा देता है, तो एग्जैक्ट पता चलता है कि 6 एम्पियर है, राइट। तो यहां पे मैंने आपको बेसिक एग्जांपल दिया, अब मैं इस टॉर्क्स को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूं, चलो, राइट, डिटेल में यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स के बाद अब मैं लिखता हूं टाइप्स ऑफ टॉर्क, यहां पे टाइप्स ऑफ आपका टॉर्क, चलो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो गया होगा। टाइप्स ऑफ टॉर्क लिखते हैं, चलो, ये सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टॉर्क, बेसिकली 3 टाइप के टॉर्क होते हैं, जिनको तीनों का एग्जांपल दे दिया मैं। फर्स्ट टॉर्क होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसके कारण मोशन में आना चालू हुआ पॉइंटर, या 0 से मूव किया। कंट्रोलिंग टॉर्क, वो टॉर्क जो फाइनल वैल्यू पे रोक दिया, ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क। अब थर्ड आपका डैम्पिंग टॉर्क, थर्ड आपका डैम्पिंग टॉर्क। तो अगर मैं फर्स्ट टॉर्क के बारे में बात करूं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यहां पे। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है भाई हमारा, फर्स्ट इसमें लिखेंगे यहां पर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉइंटर, for the pointer to start from zero position, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉइंटर टू स्टार्ट फ्रॉम 0 पोजिशन, मतलब कि यही चीज आपका, और दिस टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल, this torque is responsible for bringing the pointer in motion। इसी के कारण आपका पॉइंटर मोशन में आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मूव करना स्टार्ट किया इस टॉर्क के कारण, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखूंगा मैं, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखते हैं इसके बारे में। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इफ देयर इज only deflecting torque
डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, देन pointer will stop at full scale value। ठीक है, अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ और सिर्फ आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हो, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड ही नहीं किए, जिसके कारण आपका पॉइंटर आपके मेजर्ड क्वांटिटी पे रुकना चाहिए था, जो डिजायर्ड मेजर्ड क्वांटिटी था उस पर रुकना चाहिए था, सिर्फ कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण पर आपने सिर्फ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड किया, तो क्या होगा, आपका पॉइंटर 0 से स्टार्ट होगा और डायरेक्टली जाके फुल स्केल वैल्यू पे जाके ऐसे पूरा घूम जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको कोई अपोजिट फोर्स मिला ही नहीं जो उसके पॉइंटर मतलब पॉइंटर को रोक सके एक डिजायर्ड मेजर्ड क्वांटिटी या फाइनल वैल्यू पे। तो ठीक है, तो अगर सिर्फ इफ देयर इज ओनली डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देन पॉइंटर विल स्टॉप एट फुल स्केल वैल्यू। तो भले ही आप 6 एम्पियर पास करो 0 से 10 एम्पियर के रेंज के एम मीटर में, पर आपका पॉइंटर कहां पे जाके रुकेगा, हमेशा 10 एम्पियर शो करता रहेगा, 6 एम्पियर कभी दिखाएगा नहीं, हमेशा जैसे थोड़ा सा भी करंट पास हुआ तो 10 एम्पियर दिखा देगा, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सिर्फ रहेगा। और यहां पे अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा जाए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी से डिफाइन कर रहा हूं मैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। ठीक है, तो मान लो जिस क्वांटिटी को भी आप मेजर कर रहे हो उस क्वांटिटी के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, राइट। मान लो कि आप करंट मेजर कर रहे हो तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, कितने अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो हो रहा है, उस कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना ज्यादा स्ट्रांग है, राइट। तो ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज टीडी इज इक्वल टू केडी आई। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूं यहां पे एग्जांपल, राइट। हमेशा करंट के ऊपर नहीं करेगा, अभी के लिए बता रहा हूं कि अगर मान लो करंट मेजर करो तो उस टाइम आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करंट के ऊपर मेजर करेगा और उस टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, तो ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया केडी आई। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज दिस। तो ये 4 पॉइंट्स मैंने दिखा दिया आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के ऊपर। अब मैं बात करूंगा कंट्रोलिंग टॉर्क के ऊपर। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क के ऊपर बात किया जाए थोड़ा सा, तो आप समझ गए होंगे कि अब हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग क्वांटिटी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बाद हम टाइप्स ऑफ टॉर्क के ऊपर शिफ्ट कर चुके हैं और उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यही सब है आपका बेसिक ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। एक बार हम बेसिक समझ गए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, तो फिर हम पीएमएमसी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि पीएमएमसी, मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर, ये सब के ऊपर आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं सेकंड, आपका सेकंड क्वांटिटी टॉर्क क्या है, कंट्रोलिंग टॉर्क। It is this torque is responsible to bring responsible to stop the pointer at the required measured value। ऑफ द क्वांटिटी। तो क्वांटिटी की रिक्वायर्ड जो मेजर्ड वैल्यू हमको जो चाहिए उस पे पॉइंटर को आके रोकने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, कंट्रोलिंग टॉर्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका चालू करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पॉइंटर को, अगर कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं किए तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पूरा फुल स्केल वैल्यू तक घूम जाएगा, वो पॉइंटर को घुमा देगा। पर अगर आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी पे आके रोकना है पॉइंटर को, तो वो क्या किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कंट्रोलिंग टॉर्क के ऊपर होगा कि आपको जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी चाहिए मेजर्ड वैल्यू की, वो वहां पे आके पॉइंटर रुके, किसके कारण, कंट्रोलिंग टॉर्क के कारण। तो यहां पे एक और चीज लिख सकता हूं मैं,
एट बैलेंस या फिर एट स्टेडी स्टेट और एट स्टेडी स्टेट स्टेडी स्टेट में क्या होता है, जब पॉइंटर रुक गया है उस केस में, या तो फिर पॉइंटर जब जीरो पे है उस केस पे आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, तो पॉइंटर एट बैलेंस पे जब पॉइंटर एक फिक्स वैल्यू को दिखा रहा है उस केस में आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क सेम हो चुका है। कोई भी अगर ज्यादा हो गया तो या तो कंट्रोलिंग टॉर्क अगर रहा, जैसे कंट्रोलिंग टॉर्क ज्यादा हुआ तो और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मान लो कम हो गया तो आपका पॉइंटर वापस जीरो पे आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां पे सिर्फ कंट्रोलिंग, जैसे अगर सिर्फ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रहा तो आपका पॉइंटर मूव जीरो से होके फुल स्केल वैल्यू पे चला गया। अगर सिर्फ कंट्रोलिंग टॉर्क रहा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं दिया तो क्या होगा, पूरा आपका पॉइंटर पूरा जीरो पे आ जाएगा। मान लो कुछ वैल्यू पे था, सिर्फ का डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जैसे ही गायब हुआ तुरंत फुल स्केल कंट्रोलिंग टॉर्क आपका क्या करेगा, पॉइंटर को जीरो वैल्यू पे ला देगा। तो यहां पर लिख देता हूं मैं कंट्रोलिंग टॉर्क brings the pointer back to zero position if deflecting torque is एब्सेंट। तो जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एब्सेंट हुआ आपका, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करेगा, पॉइंटर को वापस ले आएगा स्टार्टिंग पोजीशन पे। और यहां पे एक और चीज क्या लिख सकता हूं मैं, वी प्रोवाइड कंट्रोलिंग टॉर्क with the help of पहला क्या होगा, यहां पे पहला होगा आपका स्प्रिंग कंट्रोल जो आपका पीएमएमसी में यूज किया जाएगा। पीएमएमसी मीटर, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर में यूज किया जाएगा स्प्रिंग कंट्रोल, या तो फिर ग्रेविटी कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क जो प्रोवाइड किया जा रहा है ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है, या तो स्प्रिंग आपके पॉइंटर को वापस ले आए जीरो पोजीशन पे। स्प्रिंग भी क्या है, स्प्रिंग को खींचो पूरा और स्प्रिंग क्या करेगा, वापस आपको वापस खींच लेगा। तो ये कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है स्प्रिंग काइंड ऑफ, है ना। तो अगर आप स्प्रिंग को पूरा एकदम घुमा खोलते जाओगे तो जैसे ही स्प्रिंग एक पोजीशन में पहुंचा, डिफ्लेक्टिंग आपने अपोजिट फोर्स देना बंद किया तो स्प्रिंग क्या आ जाएगा, वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो स्प्रिंग भी काइंड ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। ग्रेविटी भी आपका कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि अगर आपने जैसे बॉल फेंका तो ये आपका डिफ्लेक्टिंग फोर्स लग गया, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स के कारण ऊपर तो गया, पर किस पॉइंट पे जाके एक पॉइंट आएगा ऐसा जहां पे डिफ्लेक्टिंग फोर्स और कंट्रोलिंग फोर्स सेम हो जाएगा। और यहां पे कंट्रोलिंग फोर्स क्या है, ग्रेविटी का पुल है। तो वहां पे जैसे सेम हुआ और एक टाइम के बाद डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम होना चालू हो जाएगा, कंट्रोलिंग फोर्स ज्यादा, तो बॉल वापस नीचे आ जाएगा। तो ग्रेविटी और स्प्रिंग के हेल्प से हम आपका कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका सेकंड टाइप ऑफ टॉर्क हो गया था। थर्ड टाइप के ऊपर बात करता हूं मैं, जो आपका डैम्पिंग टॉर्क होगा। डैम्पिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क समझने के बाद, डिफ्लेक्टिंग के कारण पॉइंटर मूव होना चालू हुआ, कंट्रोलिंग के कारण आपका पॉइंटर मेजर्ड वैल्यू पे आके रुक गया, ठीक है, पर अभी भी वाइब्रेशंस होते रहेंगे पॉइंटर पे, अभी भी वाइब्रेशंस होते रहेंगे पॉइंटर पे। जैसे कि आप सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखे होंगे, जब अगर दो इक्वल आदमी जिसके पास इक्वल स्ट्रेंथ है, उन लोग अगर पंजा लड़ाते हैं तो ऐसा देखना उनका हाथ कांपते रहता है, दोनों इक्वल दम लगा रहे हैं, तो उसमें एकदम हाथ कांपता रहेगा, तो उससे होगा क्या, आपको एग्जैक्ट रीडिंग मीटर में तो नहीं मिल पाएगी। तो उसके लिए हमको जो वाइब्रेशंस के लिए क्या करना पड़ेगा, उस वाइब्रेशंस को हटाना पड़ेगा ताकि हमारा पॉइंटर एकदम फिक्स्ड रहे, तब हमको पता चल पाए कि हाँ भाई ये रीडिंग आ रही है, राइट। तो यहां पे उसका काम कौन करेगा, डैम्पिंग टॉर्क करेगा। डैम्पिंग टॉर्क, तो यहां पे आप लिख सकते हो दिस टॉर्क
this torque is responsible for bringing the pointer at रेस्ट पे लाने के लिए, और दिस इज रिस्पॉन्सिबल, या तो फिर आप क्या बोल सकते हो, और दिस टॉर्क is responsible to eliminate the vibrational effect of the pointer. ठीक है, पॉइंटर के वाइब्रेशनल इफेक्ट को गायब करता है आपका डैम्पिंग टॉर्क, और एक फिक्स्ड या फिर रेस्टिंग पोजीशन पे ले आता है. देखो रेस्ट करने लगे आपको पॉइंटर, राइट. अब यहाँ पे डैम्पिंग टॉर्क भी सेम है, कंट्रोलिंग टॉर्क भी सेम है, और आपका पॉइंटर वाइब्रेट भी नहीं कर रहा है, तो आप आराम से रीडिंग ले सकते हो, राइट. सो दिस टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द पॉइंटर एट रेस्ट, और दिस टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल टू एलिमिनेट द वाइब्रेशनल इफेक्ट ऑफ द पॉइंटर. ठीक है, वाइब्रेशंस को एलिमिनेट कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर आर, सेकेंड पॉइंट इसी में डैम्पिंग टॉर्क में, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डैम्पिंग टेक्निक्स. तीन प्रकार की डैम्पिंग टेक्निक्स होती है. फर्स्ट क्या है आपका, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग. सेकेंड फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग. ठीक है, थर्ड क्या है आपका, थर्ड आप बोल सकते हो एडी करंट डैम्पिंग. राइट, तो ये आपका थ्री टाइप्स ऑफ डैम्पिंग टेक्निक्स होता है. ठीक है, तो अब ये आपका एक तो डैम्पिंग आपका एयर के थ्रू हम डैम्पिंग प्रोवाइड करते हैं, मतलब एयर के हेल्प से हम आपका वाइब्रेशनल इफेक्ट को हटाते हैं, या तो अगर फ्लूइड का या कोई लिक्विड का या कोई ऑयल का हेल्प लेके अगर हम वाइब्रेशंस को हटा रहे हैं तो वो क्या होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग होगा. और अगर हम एडी करंट के हेल्प से डैम्पिंग को हटा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडी करंट डैम्पिंग बोलेंगे. ठीक है, तो ये थ्री टाइप्स ऑफ डैम्पिंग टेक्निक्स है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग एंड एडी करंट डैम्पिंग. तो अब मैं आपको समझ में आ गया होगा कितने टाइप्स ऑफ टॉर्क्स होते हैं, और टॉर्क के बारे में जब हमको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है तो अब मैं क्या डिस्कस करूंगा, जैसे कि कंट्रोलिंग टॉर्क में दो टाइप के कंट्रोलिंग टेक्निक्स थे, स्प्रिंग कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल. तो पहले मैं कंट्रोलिंग टॉर्क में स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल के बारे में स्पेसिफिकली दोनों के बारे में बात करूंगा डिटेल्ड, और फिर उसके बाद डैम्पिंग टेक्निक्स में आऊंगा जिसमें मैं एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और एडी करंट डैम्पिंग के ऊपर बात करूंगा. तो ये पांच चीजों के ऊपर मैं अभी बात करने वाला हूं, और उसके बाद हम इस सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को हम वाइंड अप कर सकते हैं. राइट, तो चलता हूं मैं स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक के ऊपर. स्प्रिंग कंट्रोल के मैं क्या करूंगा, पूरा बोर्ड वाइप करता हूं, डायग्राम लिखता हूं, डायग्राम बनाता हूं, और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखता हूं और डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करता हूं. तो चलते हैं स्प्रिंग कंट्रोल में. तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ कंट्रोलिंग टेक्निक है. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ कंट्रोलिंग टेक्निक क्या है, स्प्रिंग कंट्रोल. स्प्रिंग कंट्रोल देखो यहाँ पे स्प्रिंग्स यूज किए गए हैं. राइट, तो यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा स्केल है, कैलिब्रेटेड स्केल है. ये क्या है, ये पॉइंटर है हमारा. ठीक है, ये बीच वाला पार्ट आपका स्पिंडल बोल सकते हो आप इसको, ये पिवट. ठीक है, इसमें घूमेगा आपका ये स्पिंडल, ये भी पिवट है. ठीक है, बीच वाला पार्ट स्पिंडल और ये आपका स्प्रिंग्स. ठीक है, राइट. तो स्प्रिंग्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि
ऐसे करके स्प्रिंग्स कनेक्टेड है। अगर आपका स्पिंडल घूम रहा है तो आपका एक स्प्रिंग लूज होगा, दूसरा टाइट होते जाएगा, एक लूज होगा, दूसरा टाइट होते जाएगा, तो उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी पड़ेगा और आपका कंट्रोलिंग टॉर्क भी पड़ेगा और ओवरऑल आपका कंट्रोलिंग इफेक्ट इससे देखने को मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं एक बेसिक डायग्राम बना दिया स्प्रिंग कंट्रोल का। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ पॉइंट्स लिखना हो स्प्रिंग कंट्रोल के बारे में तो मैं क्या लिख सकता हूं, हियर springs are used, springs are used to provide controlling torque या फिर कंट्रोलिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग फोर्स, राइट। देखो अब दूसरा पॉइंट मैं आपको ओरली बता देता हूं क्योंकि इसको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वैसे कि दो टाइप के स्प्रिंग्स होते हैं, जैसे कि ये क्या है, स्पाइरल स्प्रिंग है। स्पाइरल मतलब गोल गोल वाला, ये स्पाइरल स्प्रिंग्स है। जनरली स्पाइरल स्प्रिंग्स ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग मतलब कि क्या, ऐसा। तो ये अगर आप इसको खींचोगे तो आपको ये वापस पुल करेगा क्योंकि ये आपका कंट्रोलिंग फोर्स लगाएगा, राइट, इस डायरेक्शन में। तो ये अगर आपका डिफ्लेक्टिंग फोर्स हुआ तो आपको ये वापस खींचेगा, वो आपका कंट्रोलिंग फोर्स होगा। ये क्या होता है, हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग्स, हेलिकल स्प्रिंग, ये आपका स्पाइरल स्प्रिंग। पर उतना यूज की बात नहीं है, मैं आपको बेसिक डेफिनेशन दे रहा था कि ये दो टाइप के स्प्रिंग होते हैं। दोनों का काम क्या होता है, आपका कंट्रोलिंग फोर्स या कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने का। नेक्स्ट पॉइंट अब जो आपको इंपॉर्टेंट होगा, स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ फॉस्फर, ब्रॉन्ज, ठीक है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज से बने रहते हैं ये स्प्रिंग्स। थर्ड पॉइंट अगर मेरे को लिखना हो स्प्रिंग के बारे में तो स्प्रिंग्स हैव लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इनका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक है। और क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कम होगा, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कम होगा इनका, कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये नॉन मैग्नेटिक होंगे, ये नॉन मैग्नेटिक होंगे, राइट, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के बनेंगे, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज भी बोल सकते हो आप इसको। या स्प्रिंग कंट्रोल किससे, स्प्रिंग्स की हेल्प से कंट्रोलिंग फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। स्प्रिंग्स हैव लो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर लो टेम्परेचर कोफिशिएंट और नॉन मैग्नेटिक है ये। अब फंक्शन ऑफ स्प्रिंग क्या है, इस फंक्शन ऑफ स्प्रिंग का दो फंक्शन है। इस यहां पे जो स्प्रिंग्स यूज कर रहे हैं इसका एक कंट्रोलिंग फोर्स करना, प्रोवाइड करना तो एक फंक्शन है ही। दूसरा फंक्शन क्या है पता है, कि इनमें से करंट भी पास होगा, इनमें से करंट भी पास होगा। मान लो अगर आपका करंट टूट जाता है, यहां पे अगर आपका करंट टूट जाएगा, मतलब स्प्रिंग टूट जाता है, तो आपका करंट का सप्लाई स्प्रिंग्स के थ्रू जो हो रहा था वो भी आपका हट जाएगा। वो भी अगर हट जाएगा, कंट्रोलिंग टॉर्क आपका गायब हो जाएगा और आपका स्प्रिंग फुल स्केल वैल्यू, मतलब स्प्रिंग के टूटने से ही आपका पॉइंटर फुल स्केल वैल्यू पे आ जाएगा, जो कि यहां पे मैं डिनोट करता हूं, ये है फुल स्केल वैल्यू, ये फुल स्केल वैल्यू, और ये 0, ठीक है। तो आपका फंक्शन ऑफ स्प्रिंग्स इज, स्प्रिंग इज टू प्रोवाइड कंट्रोलिंग फोर्स, provide controlling torque, and to provide passage of current to flow, करंट को फ्लो करने के लिए एक पैसेज प्रोवाइड भी करता है स्प्रिंग्स, राइट। और अगर स्प्रिंग ब्रेक हुआ तो आप उसको लिख लेंगे, अगर स्प्रिंग ब्रेक हुआ तो आपका करंट जो फ्लो हो रहा था वो चला जाएगा, करंट फ्लो होने से जो करंट फ्लो हुआ था वो रुक जाएगा, तो आपका कंट्रोलिंग फोर्स गायब हो जाएगा और आपका पॉइंटर फुल स्केल वैल्यू पे जाके रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रहेगा उस केस में, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट लिखा मैंने, और इसे मैं लिख सकता हूं मैं, दिस
ये जो कंट्रोल टेक्निक है आपका, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एज कंपेयर टू ग्रेविटी कंट्रोल, ठीक है। इट इज मोस्टली यूज्ड, ये भी लिख सकता हूं, इट इज मोस्टली यूज्ड, राइट। और अगर मुझे इसकी एप्लीकेशन के ऊपर बात करनी हो, एप्लीकेशन, तो इसमें आप लिख सकते हो एप्लीकेशन में यूज्ड इन पीएमएमसी, यूज्ड इन पीएमएमसी, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के बारे में ही बात करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क किससे प्रोवाइड किया जा रहा है, उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क आपका स्प्रिंग कंट्रोल के हेल्प से प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट इसका मैं अगर बोलूं एडवांटेजेस, ठीक है। तो एडवांटेजेस में आप देख सकते हो कि इसमें आपको लीनियर स्केल देखने को मिलता है, जनरली लीनियर स्केल। और अगर डिसएडवांटेज के उसके बारे में बात करना हो, डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करना हो तो आप लिख सकते हो यहां पे एजिंग इफेक्ट देखने को मिल सकता है हमें, ठीक है। एजिंग इफेक्ट, ठीक है। और क्या हो सकता है एजिंग इफेक्ट के साथ टेम्परेचर के कारण भी आपका स्प्रिंग्स पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। स्प्रिंग आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मतलब टेम्परेचर के कारण चेंजेस होने के कारण भी आपका स्प्रिंग टाइट या लूज होता है, राइट। तो इस टेम्परेचर इफेक्ट भी यहां पे बोला जा सकता है। और स्प्रिंग अच्छे क्वालिटी का स्प्रिंग लो ना तो स्प्रिंग थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ता है, तो यहाँ पे हम कॉस्टली भी बोल सकते हैं। तो ये आपका डिसएडवांटेजेस हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ये कुछ पॉइंट्स हो गया, ये आपका डायग्राम हो गया, पूरा स्प्रिंग कंट्रोल का मैंने बात कर लिया। अब एक और अगर मेरे को इंपॉर्टेंट बात करना हो इसके ऊपर तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ स्प्रिंग कंट्रोल में, कि देखो आपका जो यहाँ पे पॉइंटर हो गया, सपोज करो ये पॉइंटर हो गया, सॉरी ये स्केल हो गया, ये स्केल हो गया, और ये तो ये आपका पहला पॉइंटर था यहाँ पे, और यहाँ पे आप पॉइंटर कुछ इधर तक डिफ्लेक्शन किया, ठीक है। ये आपका पूरा स्केल था, मैं स्केल रफ बना रहा हूँ थोड़ा सा, ये तो ये आपका स्केल था। पहले आपका पॉइंटर 0 पे था, पॉइंटर यहाँ आ गया, मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पे कुछ एंगल बनाया, डिफ्लेक्टिंग एंगल बनाया, डिफ्लेक्शन किया, तो डिफ्लेक्टिंग एंगल के कारण जो ये थीटा है, ये जो थीटा है ये क्या है, डिफ्लेक्टिंग एंगल है, मतलब कि 0 से लेके इस पॉइंटर के इस पोजीशन तक जो एंगल बन रहा है वो आपका डिफ्लेक्टिंग एंगल है, जो डिफ्लेक्शन के कारण बन रहा है, मतलब क्या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण बन रहा है। अब ये जो थीटा डिग्रीज है, ये थीटा आपका क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से टीडी आपका, देखिए इस तरफ से आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका एक्ट किया, ये देखो यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका एक्ट किया, इधर से आपका कंट्रोलिंग टॉर्क एक्ट किया, ठीक है। इधर बना दें इसको, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क। अब ये जो टीसी है ना, ये कंट्रोलिंग टॉर्क जो है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा से, ठीक है। जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका किससे प्रोपोर्शनल होता है, क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका क्वांटिटी टू बी मेजर्ड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वैसे ही कंट्रोलिंग टॉर्क आपका किस पे डिपेंडेंट होता है, थीटा के ऊपर। तो यहाँ पे थीटा अगर थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि TC इज इक्वल टू KC थीटा। तो ये क्या आ गया आपका मीटर स्प्रिंग कंट्रोल कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया आपका ये, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कंट्रोल कांस्टेंट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ KC, तो अब देख रहे हो आप ये जो थीटा KC का अगर मेरे को डिग्री मतलब कि यूनिट्स बताना हो तो यूनिट्स कैसे बताऊंगा, थीटा बाय TC, ठीक है, सॉरी TC बाय थीटा, TC बाय थीटा। और कंट्रोलिंग टॉर्क टॉर्क का यूनिट्स क्या होता है आपका, न्यूटन मीटर होता है टॉर्क का आपका यूनिट्स, ठीक है। और थीटा क्या होता है, थीटा आपका रेडियंस में भी हो सकता है, डिग्री में भी हो सकता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि आपका स्प्रिंग कांस्टेंट यहां पे लिखता हूं स्प्रिंग कांस्टेंट KC का यूनिट क्या है,
आपका न्यूटन मीटर पर डिग्री या तो फिर न्यूटन मीटर पर रेडियन। ठीक है, ये दोनों में से आपका स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट हो सकता है। पर इससे भी इंपॉर्टेंट मेरे को जो बात बतानी थी वो ये बतानी थी कि एक तो आपको मीटर कांस्टेंट के बारे में बता दिया मैं, राइट, और दूसरा इस केसी का भी ना वैल्यू होता है कई बार, तो इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टॉर्क का, टीसी का, मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क का अगर फॉर्मूला पूछा जाए ड्यू टू स्प्रिंग कंट्रोल, आपका कंट्रोलिंग टॉर्क का अगर फॉर्मूला बोला जाए तो आप क्या लिख सकते हो, टीसी इज इक्वल टू ई बी टी क्यूब बाय 12L, ये इंटू कर दो इन लोगों को, इंटू थीटा। तो ये क्या आपका क्या हो गया, ये आपका केसी है, मतलब कि स्प्रिंग कांस्टेंट का आपका क्या है, वैल्यू है ई बी टी क्यूब अपॉन 12L, राइट। तो अब इसमें एक एक टर्म्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ई क्या है, ये आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और इसकी अगर मेरे को यूनिट लिखनी हो तो इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर इसकी मेरे को वैल्यू लिखनी हो तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार वैल्यू चेक कर लेंगे आप, एक बार वैल्यू चेक कर लेंगे नेट से तो आपको पता चल जाएगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया ये, बी क्या है आपका विड्थनेस या फिर थिकनेस लिख सकता हूँ मैं, विड्थ लिखता हूँ इसको मैं, ये विड्थ ऑफ स्प्रिंग इन मीटर, ये क्या हो गया आपका थिकनेस, थिकनेस ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, इन मीटर, और इधर L क्या है आपका लेंथ ऑफ स्प्रिंग, और थीटा क्या है आपका, थीटा आप बोल सकते हो डिफ्लेक्टिंग एंगल। ठीक है, तो ऐसा आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, कैलकुलेशन आपसे शायद ही पूछा जाए, और फॉर्मूला अगर आपसे पूछते हैं तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो, टीसी कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू ई बी टी क्यूब अपॉन 12L थीटा। ठीक है, तो इसमें ये सब आपका क्या हो गया, ये आपका वैल्यूज हो गया। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये आपका केसी हो गया, इतना पार्ट ये आपका केसी हो गया, और ये यहाँ पे देखो केसी थीटा, तो ये आपका केसी थीटा आ गया, राइट। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग अगर मेरे को बात करूँ यहाँ पे स्केल के ऊपर कि स्प्रिंग कंट्रोल के कारण स्केल के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है, जो मैंने बोला एडवांटेजेस लीनियर स्केल का, वो कैसे होता है यहाँ पे, लीनियर स्केल कैसे आता है देखोगे यहाँ पे। तो देखो आपको मैंने बोला था कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। तो देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, करेक्ट। अगर सपोज करो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट आई, क्योंकि क्वांटिटी टू बी मेजर्ड करंट आई लेता हूं मैं, तो यहां पे क्या होगा, टीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई, देन इन दैट केस टीडी इज इक्वल टू केडी आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफ्लेक्टिंग कांस्टेंट बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट ले लिया जिसका मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लिया, राइट, टीडी इज इक्वल टू केडी आई। अब अगर मैं देख रहा हूं नेक्स्ट थिंग मुझे क्या पता चला कि कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो आपका थीटा से प्रोपोर्शनल होता है, थीटा से प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टीसी इज इक्वल टू केसी थीटा। अब नेक्स्ट थिंग मैं क्या बोला था कि एट स्टेडी स्टेट या फिर एट बैलेंस आपका कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, ये एट बैलेंस या स्टेडी स्टेट हम बोल सकते हैं, राइट, ये चीज। नाउ ये हो गया, तो अगर मैं यहां पे देख रहा हूं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ जा रहा है, के डी आई इज इक्वल टू के सी थीटा। तो
तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ थीटा इज इक्वल टू के डी बाई के सी आई। अब ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो इन कांस्टेंट को मैं अगर रिमूव कर दूं और ऐसे लिख दूं डायरेक्टली, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो ये जो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो रहा है, ये हमें दिखा रहा है कि डिफ्लेक्शन जो है, जो डिफ्लेक्शन है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो था ही, पर अब डिफ्लेक्शन भी प्रोपोर्शनल हो गया करंट के। मतलब कि क्या, आपका जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि क्या, और आई का पावर 1 है, तो ये लीनियर स्केल को बता रहा है। मतलब कि क्या, अगर यहां पे मैं ग्राफ को प्लॉट करूं तो ये हमारा, ये देखो थीटा, ये थीटा आपका यहां पे लीनियर स्केल को बता रहा है, ये लीनियर स्केल। ठीक है, लीनियर स्केल को दिखा रहा है कि यहां पे आपका स्केल जो होगा लीनियर होगा, क्योंकि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहाँ पे मैं कुछ और आइडिया दिया आपको कि स्प्रिंग कंट्रोल में आपका लीनियर स्केल होता है। वैसे जब हम ग्रेविटी कंट्रोल देखेंगे तो आपको नॉन लीनियर स्केल देखने को मिलेगा। सेम इसी प्रोसीजर से मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि यहाँ पे नॉन लीनियर स्केल देखने को मिलेगा, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, ग्रेविटी कंट्रोल में चलता हूँ, उसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ। तो ये मेरा सेकेंड कंट्रोलिंग टेक्निक हो गया, जो कि है ग्रेविटी कंट्रोल। और इसमें होगा क्या कि ये आपका स्केल हो गया, ये हो गया पॉइंटर, ये आपका जूल बेरिंग जो आपका वेयर और टीयरिंग से बचाता है आपको, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को वेयर एंड टीयर से। और ये आपका स्पिंडल हो गया, स्पिंडल। और ये अगर मान लो W1 का आपका ये हो गया बैलेंस वेट, और ये आपका कंट्रोल वेट W2 का, ठीक है, राइट। तो देखो ये बैलेंस वेट हो गया W1 वेट का, और ये कंट्रोल वेट हो गया W2 वेट का, ठीक है। तो ये आपका वेट्स यूज करके, यहाँ पे स्प्रिंग के बजाय वेट्स यूज कर रहे हैं, कुछ वेट यूज कर रहे हैं, जिसके कारण आपका ग्रेविटेशनल पुल के कारण आपका कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे जल्दी से समझते हैं, इन दिस टाइप ऑफ कंट्रोलिंग फोर्स, इन दिस टाइप ऑफ कंट्रोलिंग फोर्स a small calculated weight is attached to one end of the spindle। देखो एक एंड ऑफ स्पिंडल में एक स्मॉल फोर्स, एक स्मॉल वेट को अटैच किया जाता है टू वन एंड ऑफ द स्पिंडल विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रिंसिपल में वर्क करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी कंट्रोल बोलते हैं। दिस वेट प्रोड्यूसेस अ कंट्रोलिंग टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग वेट। तो ये आपका कंट्रोलिंग वेट होता है आपका, और ये कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है, राइट। और ये आपका बैलेंस वेट होता है, ये आपका वेट को बैलेंस करता है, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लिया हम यहाँ पे। अब यहाँ पे जल्दी से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करता हूँ मैं। तो यहाँ पे एडवांटेजेस की बात करूँ तो एडवांटेजेस में क्या लिख सकता हूँ मैं, पहला यहाँ पे लेसर कॉस्ट इसकी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वेट्स यूज हो रहा है, ग्रेविटी का यूज हो रहा है, तो कॉस्ट लेस होगी। नो एजिंग इफेक्ट, एजिंग इफेक्ट वेट का तो एजिंग इफेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंग का एजिंग इफेक्ट होता था, यहाँ पे एजिंग इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वेट पे, नो टेम्परेचर इफेक्ट, नो टेम्परेचर इफेक्ट, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करूं अगर मैं यहाँ पे, डिसएडवांटेजेस तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेजेस में कि देखो, अब ये देखो, ये जो वर्क कर रहा है आपका ग्रेविटी कंट्रोल, ये वेट वर्क कर रहा है ग्रेविटी के कारण। तो आपको जरूरी है कि जब भी आप ग्रेविटी कंट्रोल वाला इंस्ट्रूमेंट यूज करो तो आप या तो दीवार में एकदम फिक्स रखो, एकदम स्ट्रेट, मतलब कि वर्टिकल पोजीशन में रखो इसको। हॉरिजॉन्टल ऐसे लेटा नहीं सकते आप, क्योंकि उसमें आपका ये वेट्स काम नहीं करेगा ना, आपको ऐसे लटकाना पड़ेगा। तो आप ये दीवार में वर्टिकल पोजीशन में रखना चाहिए, या तो अगर आप टेबल में भी रख रहे हो तो आप टेढ़ा नहीं कर सकते इसको। मतलब समझ रहे हो कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट को, जैसा कोई नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें स्प्रिंग कंट्रोल यूज होगा, तो आप उसको लेटा के रखो या इधर रखो, कैसे भी करो, अब या फिर टेढ़ा करके मेजर करो, तो आपको रीडिंग हमेशा सही आएगा।
पर ग्रेविटी कंट्रोल में ग्रेविटी का यूज कर रहे हैं तो हमको वर्टिकल रखना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट को, आप लिटा नहीं सकते और टेढ़ा भी नहीं कर सकते। टेढ़ा करने से ये वेट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और इफेक्ट पड़ेगा तो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और उसी कारण हमारा पॉइंटर गलत रीडिंग देगा, राइट। तो डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है यहाँ पे, मस्ट बी kept at vertical position, ठीक है, हमेशा वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए भाई। और दूसरा क्या, वर्टिकल पोजीशन शुड नॉट बी टिल्टेड, टिल्ट नहीं करना है आपको, स्ट्रेट रखना है हमेशा, ठीक है। टेढ़ा करके, मतलब ऐसे टेढ़ा करके ऐसे फिसलते हुए जगह में अगर आप ऐसे करके रख दोगे तो यहाँ पे गलत रीडिंग आपको आने की चांसेस हो बढ़ जाएगी, राइट। तो यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस हो गया। और आपने क्या देखा था, आपने ये देखा था कि स्प्रिंग कंट्रोल में आपको लीनियर स्केल देखने को मिला था, पर यहाँ पे आपको नॉन लीनियर स्केल देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि ग्रेविटी कंट्रोल में होता क्या है, उसमें ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि आप देख सकते हो यहाँ पे टॉर्क, अगर यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है टीडी, वो अगेन मान लो आई से प्रोपोर्शनल है, दिस इंप्लाइज मींस व्हाट, टीडी इज इक्वल टू केडीआई, जस्ट लाइक स्प्रिंग कंट्रोल के टाइप का यहाँ पे हो गया। पर यहाँ पे जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, वो आपका प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा एल साइन थीटा के ऊपर, ठीक है। ओमेगा इज वेट, एल इज लेंथ एंड साइन थीटा, तो साइन थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा इज क्या, डिफ्लेक्टिंग एंगल। तो यहाँ पे टी कंट्रोलिंग टॉर्क इज डिपेंडेंट अपॉन ओमेगा एल साइन थीटा, तो उस केस में टीसी इज इक्वल टू केसी ओमेगा एल साइन थीटा। और एट स्टेडी स्टेट अगर मैं बात करूं तो यहां पे होगा क्या, टीसी इज इक्वल टू टीडी, तो उधर होगा क्या, केसी ओमेगा एल साइन थीटा इज इक्वल टू आई के डी आई। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो अगर आप इसको करोगे सॉल्व तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू के डी आई के सी ओमेगा एल, ये ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, थीटा इज डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, या फिर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करूं तो ये सब देखो, वेट कांस्टेंट रहेगा, लेंथ कांस्टेंट है, केडी केसी कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट के टर्म में अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन से रिमूव कर दूं तो इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स। तो यहां पे ये जो आया ना, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू साइन इनवर्स आई, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू साइन इनवर्स आई। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपका जो स्केल होने वाला है, ये बता रहा है कि आपका स्केल जो होने वाला है नॉन लीनियर होने वाला है भाई। तो ये होने वाला है नॉन लीनियर स्केल, ठीक है। तो ये आपका स्केल कुछ इस टाइप का बनेगा, ये नॉन लीनियर स्केल, राइट। ये आपका नॉन लीनियर स्केल, क्योंकि थीटा साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स आपका नॉन लीनियर ऑपरेशन है, राइट। तो साइन इनवर्स आई इज नॉन लीनियर स्केल को बताएगा। तो ये आपका ग्रेविटी कंट्रोल था, तो हमने दोनों टेक्निक्स के बारे में बात कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब जो 3 डैम्पिंग टेक्निक्स थे उसके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। तो आइए 3 डैम्पिंग टेक्निक्स को मैं देखता हूं। तो ये मेरा फर्स्ट डैम्पिंग टेक्निक है जो कि है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टेक्निक। तो देखो, डैम्पिंग मतलब कि क्या, आपके जो पॉइंटर में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, जब कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सेम हो गया, उस टाइम जो वाइब्रेशंस हो रहा है उसको फिक्स करने के लिए आपको डैम्पिंग करना पड़ेगा। तो डैम्पिंग करने के लिए हमने फर्स्ट टेक्निक को चुना है जो है हमारा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, जिसमें ये क्या है, ये आपका स्केल है, ठीक है, रफ स्केल है, ये आपका पॉइंटर है, ये आपका स्पिंडल है, ये वेन है, ये वाला पार्ट आपका वेन बोल सकते हो, और ये जो है ये आपका एयर सेक्टर या एयर चेंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये इस टाइप का दिख रहा है मुझे पॉइंटर, स्केल, ये सबको एक रफ डायग्राम बना दिया मैंने। और यहां पे देखो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में हो क्या रहा है, इन एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग एन अल्यूमिनियम वेन इज अटैच्ड। ये देखो, ये जो वेन है ना, ये अल्यूमिनियम का बना होता है। अल्यूमिनियम बहुत लाइट वेट सब्सटेंस होता है, तो अल्यूमिनियम वेन इज अटैच्ड द मूविंग सिस्टम। ये आपका मूविंग सिस्टम है, इसमें अल्यूमिनियम अटैच्ड है, अल्यूमिनियम वेन अटैच्ड है टू द मूविंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ लिंक। ये आपका लिंक है, लिंक मैकेनिज्म, एंड प्लेस्ड इनसाइड एन एयर चैम्बर। इस एयर चैम्बर के अंदर प्लेस कर दिया गया है
so that the friction offered by air will oppose the motion of the pointer। तो यहां पे अब क्या होगा, जो आपका फ्रिक्शन होगा वो कौन ऑफर कर रहा है, एयर ऑफर कर रहा है। समझ लो जैसे कि आप जैसे पिचकारी लेते हो, पिचकारी में अगर आप बिना पानी भरे खाली हवा में अगर आप ऐसे पंप करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपको थोड़ा तो फ्रिक्शन देखना पड़ता है ना। मतलब कि अगर पॉइंटर के अगर हिसाब से सोचो तो आप ज्यादा डैम्पिंग प्रोवाइड कर सकते हो एज कंपेयर टू अगर खाली चेंबर रहे, राइट। मतलब कि अगर खाली पिचकारी भी रहे तो आप थोड़ा सा देखोगे उसमें आपको फोर्स लगेगा, राइट, क्योंकि वहां पे आपका एयर रहता है। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एयर को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, पर एयर भरने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, एयर कर रहा है। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने, पिचकारी का एग्जाम्पल दिया। जब भी हम बिना पानी भरे पिचकारी लेते हैं तो हम थोड़ा सा फ्रिक्शन महसूस करते हैं, राइट, अगर आप हाई क्वालिटी का पिचकारी लोगे तो। अब यहाँ पे एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं, एडवांटेजेस में अगर मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, नो नीड टू रिप्लेस एयर। यहां पे एयर को रिप्लेस करने की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है, एयर यहां पे रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब कि क्या, नो मेंटेनेंस। यहां पे इस डैम्पिंग टेक्निक के लिए हमको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, और मेंटेनेंस नहीं पड़ रही है तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पे लेस कॉस्ट लिख सकता हूं। तो यहाँ पे कॉस्ट भी जो होगा इस डैम्पिंग टेक्निक का वो काफी कम होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे एयर को रिप्लेस करने की जो हम सब्सटेंस यूज कर रहे हैं वो एयर है, और एयर तो फ्रीली अवेलेबल है। तो यहाँ पे एयर को अब रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉस्ट कम लगेगा। ये इसके एडवांटेजेस हो गए। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करूं, तो डिसएडवांटेजेस में लिख सकता हूं मैं, ये क्या है, लीस्ट इफेक्टिव है या लेस इफेक्टिव बोल सकता हूं। तो ये जो डैम्पिंग टेक्निक है ना, ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम पावरफुल उतना नहीं बोल सकते इस डैम्पिंग टेक्निक को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एयर यूज किया जा रहा है, एयर सेक्टर है, एयर चैम्बर है। अब देखो होगा क्या कि फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में सेम फिगर रहेगा, बस यहाँ पे एयर की जगह पानी आ जाएगा, राइट। तो पानी आ जाएगा, उसमें क्या होगा, मतलब कि पिचकारी में मैंने पानी अगर जब भर देंगे तो वहां पे जब हम पंप को पुश करते हैं, राइट, तो वहां पे आपका कुछ जो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा वो कौन करेगा, आपका फ्लूइड प्रोवाइड करेगा। तो पानी या ऑयल कुछ भी अगर सब्सटेंस यूज करते हैं, लिक्विड यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग हो जाएगा। तो मैं चलता हूं अब फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग की ओर। तो ये हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग हो गया। देखो मैंने सेम फिगर यूज किया है, बस यहाँ पे एयर के बजाय क्या यूज कर दिया है, फ्लूइड आपका यूज कर लिया। तो कोई फ्लूइड यूज होगा वहां पे जो आपका फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा इंस्टेड ऑफ एयर, राइट। तो उससे वो आपका डैम्पिंग जो होगा वो बेटर होगा। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, बाकी सब डेफिनेशन आपका एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग से सेम है। तो आइए रीड करते हैं इसको। इट इज मोर इफेक्टिव डैम्पिंग, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि फ्लूइड क्या हुआ, ज्यादा आपको फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। मोर इफेक्टिव फॉर्म ऑफ डैम्पिंग टेक्निक एंड अल्यूमिनियम वेन एंड अल्यूमिनियम पॉइंटर इज अटैच्ड टू द मूविंग सिस्टम। तो यहाँ पे जो ये वेन है वो अल्यूमिनियम वेन है, और ये जो पॉइंटर भी जो होगा वो भी आपका अल्यूमिनियम पॉइंटर ही यूज किया जाएगा। वो अल्यूमिनियम इसलिए यूज किया जाता है ताकि आपका टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा हो। तो टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा होगा तो आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ने मतलब कि क्या, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, राइट। तो इसलिए हम अल्यूमिनियम वेन और अल्यूमिनियम पॉइंटर का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है, इट इज मोर इफेक्टिव फॉर्म ऑफ डैम्पिंग टेक्निक एंड अल्यूमिनियम वेन and aluminum pointer is attached to the moving system with the help of link mechanism and placed inside air chamber की जगह यहाँ पे fluid chamber लिख देता हूँ, inside fluid chamber so that the friction offered by fluid will oppose the motion of pointer। तो यहाँ पे फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय फ्लूइड यूज किया जाएगा और वो अपोज करेगा मोशन ऑफ पॉइंटर को, राइट। तो ये एक डैम्पिंग टेक्निक हो गया। अब देखो जो आपका एडवांटेजेस था एयर फ्रिक्शन का वो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस हो जाएगा और वाइस वर्सा। मतलब कि क्या एडवांटेजेस इसका क्या क्या होगा, इसका एडवांटेजेस होगा कि ये मोर इफेक्टिव है, राइट, इट इज मोर इफेक्टिव। और अगर मुझे डिसएडवांटेजेस की बात करनी है तो डिसएडवांटेजेस में लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे फ्लूइड यूज किया जा रहा है, कोई लिक्विड यूज किया जाएगा, तो यहां पे हमको फ्लूइड को चेंज करना पड़ेगा बार बार। तो फ्लूइड मस्ट बी रिप्लेस्ड,
ठीक है, फ्लूइड मस्ट बी रिप्लेस्ड, और मेंटेनेंस होगा फ्लूइड का, मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, और इसी कारण कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, सो कॉस्टली भी बोल सकता हूं। तो इफेक्टिव तो है, पर यहां पे फ्लूइड को चेंज करना पड़ेगा बार बार, मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, और इफेक्टिव भी ज्यादा है भले ही, पर फ्लूइड को रिप्लेस करना पड़ रहा है, मेंटेनेंस बढ़ गया है, कॉस्टली भी बन गया है, राइट। और अगर मेरे को प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड बताओ, यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो जो अगर आप यहां पे जो फ्लूइड यूज कर रहे हो फ्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए या डैम्पिंग प्रोवाइड करने के लिए, वो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, देखो क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली तो बात ये, मस्ट बी अ गुड इंसुलेटर, वो इंसुलेटर अच्छा होना चाहिए, अच्छा इंसुलेटर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसका विस्कोसिटी, फ्लूइड विस्कोसिटी शुड नॉट change with temperature, विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी मतलब आपका फ्लूइड का जो कितना थिक है फ्लूइड, या उसका मोशन कैसा है फ्लूइड का, वो जो होता है वो आपका विस्कोसिटी बताता है, और वो चेंज नहीं होना चाहिए टेम्परेचर के साथ। और मस्ट बी ए गुड इंसुलेटर होना चाहिए फ्लूइड, और should not easily evaporate, जल्दी इवेपोरेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोरोसिव नहीं होना चाहिए मेटल्स पे, नॉट कोरोसिव ऑन मेटल्स, ठीक है। तो ये आपका फ्लूइड जो है वो कोरोसिव भी होना नहीं चाहिए मेटल्स के ऊपर, ठीक है। और इजिली इवेपोरेट भी होना चाहिए, विस्कोसिटी भी टेम्परेचर के साथ बदलना नहीं चाहिए, गुड इंसुलेटर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मैंने फंक्शनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के ऊपर डिस्कस कर लिया। अब एक लास्ट डैम्पिंग टेक्निक के ऊपर डिस्कस करूंगा, जो कि होगा हमारा एडी करंट डैम्पिंग, उसको डिस्कस करते हैं, और फिर बेसिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट को हम फिनिश करते हैं। तो चलते हैं एडी करंट डैम्पिंग में। तो ये मेरा थर्ड और लास्ट एडी करंट डैम्पिंग है, राइट। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि क्या क्या है। ये आपका परमानेंट मैग्नेट हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो यहाँ पे कुछ फील्ड होगा जनरेट, ठीक है, कुछ फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया जनरेट। और ये आपका क्या है, ये आपका एल्यूमिनियम कोर या एल्यूमिनियम फॉर्मर बोल सकते हो, या फॉर्मर, एल्यूमिनियम कोर या एल्यूमिनियम फॉर्मर, ठीक है। ये आपका स्केल, ये आपका एल्यूमिनियम पॉइंटर, और ये आपका स्पिंडल, ठीक है। ये आपका बीच में स्पिंडल और ये स्प्रिंग, राइट। तो ये आपका पूरा एडी करंट डैम्पिंग है। इसमें होता क्या है, देखो आपका फंक्शनिंग इसमें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप पूरा समझ जाओगे इस कहानी। ये आपका परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, करेक्ट। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि क्या, फ्लक्स लाइंस, तो कुछ फ्लक्स डेवलप होगा यहाँ पे, करेक्ट। तो इतना तो बेसिक आइडिया समझ में आ गया कि ये फ्लक्स डेवलप हुआ। अब क्या होगा, ये जो एल्यूमिनियम कोर या एल्यूमिनियम फॉर्मर जो है, जिसको एल्यूमिनियम कोर या एल्यूमिनियम फॉर्मर बोल रहा हूं, वो मेटेलिक बॉडी इस फ्लक्स लाइन में मूव करेगी। मूव करना मतलब कि क्या, कट करेगी, ठीक है। तो जब भी कोई मेटेलिक बॉडी या मेटेलिक बॉडी कट करती है तो होता क्या है, तब उस मेटेलिक बॉडी में क्या डेवलप होता है, एक ईएमएफ डेवलप होता है, राइट। ईएमएफ डेवलप होता है। तो बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्मर इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। अब EMF इज इंड्यूस्ड इन दिस एल्यूमिनियम फॉर्मर, इसमें EMF इंड्यूस किया जाएगा।
ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद होगा क्या, इस मेटेलिक बॉडी का कुछ रेसिस्टेंस होगा। ईएमएफ इंड्यूस हो गया इस मेटेलिक बॉडी पे, तो होगा क्या, कुछ करंट फ्लो करना चालू करेगा, इसमें कुछ करंट फ्लो करना चालू करेगा इस मेटेलिक बॉडी पे, ठीक है। यहां पे देखो करंट फ्लो करना चालू कर गया, और ये जो करंट होता है ये हमारा एडी करंट होता है। और ये एडी करंट जो है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज का लॉ क्या बोलता है कि ऑलवेज द इफेक्ट अपोजेस, ऑलवेज लेंज लॉ ये बोलता है कि ऑलवेज द रिजल्ट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स इफेक्ट। तो जो भी इसको कॉज कर रहा है ये एडी करंट उसको अपोज करेगा। तो वही चीज ये जो अपोजिशन है या जो फ्रिक्शन बोलूं या अपोजिशन बोलूं, वो या जो डैम्पिंग फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहां पे एयर नहीं प्रोवाइड करेगा, यहां पे आपका फ्लूइड प्रोवाइड नहीं करेगा, यहां पे आपका जो डैम्पिंग है वो प्रोवाइड कर रहा है एडी करंट, और इसीलिए इसका नाम है एडी करंट डैम्पिंग। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, नॉर्थ से साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को एल्यूमिनियम फॉर्मर या एल्यूमिनियम कोर कट करेगा। कट क्यों करेगा, मोशन के कारण कट करेगा। अब मोशन जैसे ही होगा उसके कारण कट, जैसे ही फील्ड लाइंस कट होंगी ईएमएफ इंड्यूस होगा इस बॉडी में, ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण करंट फ्लो होगा। अब ये करंट अपोज करेगा पॉइंटर को, और इसीलिए इसको बोलते हैं एडी करंट डैम्पिंग। राइट, क्लियर हुआ पिक्चर। अब देखो ये आपका एडी करंट डैम्पिंग हो गया। इसमें आप सबसे ज्यादा पॉइंट जो अभी तक पूछा गया है वो क्या पूछा गया एग्जाम में, कि ये एडी करंट डैम्पिंग इज एडी करंट डैम्पिंग इज यूज्ड इन पीएमएमसी। तो आपका पीएमएमसी में एडी करंट डैम्पिंग यूज होगा, ये उसका एप्लीकेशन है एडी करंट डैम्पिंग का, और ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो कभी भी आप अगर पीएमएमसी का डैम्पिंग टेक्निक आप कभी भी देखें तो आप आंख बंद करके क्या लिखोगे कि उसमें एडी करंट डैम्पिंग यूज किया जाता है। हमेशा आप इसको स्टार मार्क करके रखो, क्योंकि काफी बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर विच डैम्पिंग टेक्निक इज यूज्ड इन पीएमएमसी, एडी करंट डैम्पिंग इज यूज्ड इन पीएमएमसी। और यहां पे एक और चीज बात कर सकता हूं मैं, ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस के बारे में, ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस के बारे में, कि अभी तक हम 3 डैम्पिंग टेक्निक देख लिए, और इन 3 डैम्पिंग टेक्निक में कौन सा डैम्पिंग टेक्निक विजेता होगा, मतलब कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा अगर मैं बोलूं तो एडी करंट डैम्पिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। एडी करंट डैम्पिंग सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसके बाद आता है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, और लास्ट में हमारा आता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस हो गया। तो यहां पे हमारा पूरा बेसिक ऑफ मेजरमेंट आपका कंप्लीट होता है, बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट कंप्लीट होता है। यहां पे हमने पूरा एक डिटेलिंग में बात कर लिया हर एक चीज को, कि क्या क्या क्वांटिटीज हम मेजर करते हैं, करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, पावर फैक्टर, क्या क्या किससे मेजर करते हैं, वो सब चीजों को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं, प्राइमरी या फिर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट या सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग 3 टाइप के होते हैं। उसके बाद हमने बात की टॉर्क कितने टाइप के होते हैं, टॉर्क होते हैं 3 टाइप के, डैम्पिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क में स्प्रिंग कंट्रोल या ग्रेविटी कंट्रोल देखा हमने। फिर डैम्पिंग टॉर्क में हमने क्या क्या देखा, डैम्पिंग टॉर्क में देखा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, और लास्ट में एडी करंट डैम्पिंग। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 2 का टॉपिक 1 कंप्लीट होता है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।